जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार डिवाइन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में क्लास 10th के हिस्ट्री के पहले चैप्टर यानी यूरोप में राष्ट्रवाद के ऊपर हमने बात किया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि हमने उसमें बहुत अच्छी तरह से राष्ट्रवाद क्या है, क्या कारण था, इन सारे बातों पे हमने अच्छी तरह से बात किया। हम आज यूरोप में राष्ट्रवाद को ही देखेंगे, लेकिन उससे आगे देखेंगे। हमने कल लगभग 4 क्वेश्चन तक हमने देखा और आज जो देखेंगे वो अगले प्रश्न के ऊपर हम बात करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हेडिंग ही लगा हुआ है कि यूरोप में राष्ट्रवाद क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद। और अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न संख्या 5 है और ये प्रश्न क्या कहने के लिए चाह रहा है कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। तो ये क्रांति मतलब होता है बदलाव, किसी भी स्थिति में बदलाव, और ये बदलाव कहाँ होने जा रहा है, फ्रांस में होने के लिए जा रहा है। कहाँ पे, फ्रांस में। और कब हो रहा है, ये 1848 में। तो यहाँ पे लिखा हुआ उत्तर में कि लुई फिलिप जो है यह एक राजा है और यह एक बहुत ही कट्टर विरोधी एक राजा है, यानी कि अपने जनता का ये बात नहीं सुनता है। तो लुई फिलिप ने गीजो को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। किनको, गीजो एक व्यक्ति का नाम है, किस पद पर नियुक्त किया, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था वह किसी भी तरह के वैधानिक मतलब होता है नियम कानून अच्छी तरह से, है ना, वैधानिक सामाजिक, सामाजिक मतलब होता है जहाँ लोग निवास करते हैं उन्हें हम समाज कहते हैं, और उसमें जो अच्छी तरह से व्यवस्थाएं होती है उन्हें हम सामाजिक कहते हैं। एवं आर्थिक मतलब पैसा कौड़ी, क्या पैसा कौड़ी सुधारों के विरुद्ध था। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग का साथ रखना पसंद किया। अब सोचिए, ये जो लुई फिलिप है, आप इस पर गौर करिएगा, ये पूंजीपति मतलब जिसके पास पैसा है, ये उनको साथ रखना पसंद किया, ये गरीबों को साथ रखना पसंद नहीं किया। मतलब गरीब होना पाप है, मतलब जो अमीर हैं ये उन्हीं के ये थे, यानी कि लुई फिलिप जो है ये पूंजीपति वर्ग का साथ रखना पसंद किया। उसके पास किसी भी तरह का, मतलब लुई फिलिप और जो गीजो हैं इनके पास किसी भी तरह का सुधारात्मक मतलब कि सुधार करने का कार्यक्रम नहीं था, मतलब कोई भी योजना नहीं था, और न ही उसे विदेश नीति में ही किसी तरह की सफलता हासिल हो रही थी। मतलब विदेश मतलब हो गया अपने देश से बाहर, नीति मतलब होता नियम कानून, मतलब कि व्यापार जब किया जाता है एक देश से दूसरे देश, तो इसमें भी ये किसी भी तरह का ये अच्छी तरह का कार्यक्रम नहीं कर रहे थे। तो आगे कि उसके शासन काल में देश में भूखमरी। अब जब आप अच्छी तरह से नियम कानून नहीं बनाइएगा, लोगों को अच्छी तरह से चलाने के लिए आप वैधानिक, संवैधानिक, सामाजिक, आर्थिक जब कार्यक्रम नहीं करिएगा तो वहां पे भूखमरी होगा। जब भूखमरी होगा आर्थिक तंगियां होने लगेगी। एवं बेरोजगारी, भैया जब पैसा ही नहीं आएगा तो बेरोजगारी भूखमरी तो ऐबे करेगा। व्याप्त होने लगी मतलब बहुत ज्यादा होने लगी, जिसकी वजह से गीजो की आलोचना मतलब इनकी बुराइयां होने लगी। किनकी आलोचना होने लगी, गीजो की आलोचना होने लगी। इसी कारण से 1848 में फ्रांसीसी क्रांति हुई। जब लोग भूखे मरने लगे तो लोगों का मन में आया कि हम भूखे मरिए रहे, इससे बढ़िया है कि हम जाकर जो प्रधानमंत्री हैं, जो राजा हैं, इनसे हम लड़ेंगे। क्या करेंगे, लड़ेंगे। भूखे मरने से अच्छा है कि अभी लड़के इनकी सत्ता को समाप्त कर देंगे, और आने वाला जो मेरा भविष्य है, जो मेरा बाल बच्चा होगा, उनका स्थिति बढ़िया होगा। इसीलिए इन्होंने 1848 ईस्वी में क्या कर दिया, इन्होंने क्रांति कर दी, और इसी क्रांति को हम कहते हैं 1848 की क्रांति। और ये क्रांति हुआ फ्रांस देश में। फ्रांस देश के लोगों को कहते हैं फ्रांसीसी, इसीलिए इन्हें कहा गया फ्रांसीसी क्रांति। अगला प्रश्न है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। इटली एक देश है, क्या है, देश है। जर्मनी भी एक देश है और ऑस्ट्रिया भी क्या है, एक देश है।
तो यहाँ कह रहा है कि इटली और जर्मनी एक होने के लिए चाह रहे थे। क्या होने के लिए चाह रहे थे? एक होने के लिए चाह रहे थे, यानी एकीकृत होने के लिए चाह रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रिया इन्हें एक होने के लिए नहीं दे रहा था। क्या कारण था? आप गांव समाज में देखते हैं कि जब घर में बहू सास होती है, इनमें भी देखिएगा जब नई नवेली आती है तो पड़ोसन को रहा नहीं जाता है, उनके यहाँ शांति स्वभाव नहीं देखा जाता है, तो वो क्या करने लगता है कि इस बात को वहां, उस बात को यहाँ, उनको जाकर ये कह देगा, इनको जाकर ये कह देगा, बीच में लड़ा देगा, और ये क्या करेगा, एकदम बैठ के देखेगा, एकदम लड़ रहा है, ये देख रहा है। तो ऐसे ही काम क्या करते थे कौन? ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी को एक होने के लिए नहीं देते थे। इनका प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न का उत्तर है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक था। बाधक मतलब समस्या था। इटली के वेनेसिया, वेनेसिया मतलब इटली का एक शहर है, वेनेसिया, और लोम्बार्डी ये भी शहर का नाम है, पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। वेनेसिया और लोम्बार्डी पर किसका अधिकार था? तो ऑस्ट्रिया का अधिकार था। मेजनी एक क्रांतिकारी यहाँ पर लोग हैं, तो मेजनी ने इटली के एकीकरण करने का प्रयास किया। तो प्रश्न पूछा जाता है कि इटली का एकीकरण करने का किसने प्रयास किया? मेजनी ने किया। लेकिन मेटरनिक युग हम कल बता दिए कि 1815 से लेकर 1848 के समय को हम क्या कहते हैं? मेटरनिक युग कहते हैं। तो मेटरनिक ने नागरिक आंदोलन को दबा दिया। ये मेटरनिक भी कम छछड़ा इंसान नहीं था, ये भी एकदम कट्टर विरोधी इंसान था। अब सोचिए ये मेटरनिक क्या किया? नागरिक आंदोलन को दबा दिया। नागरिक मतलब यहाँ के नागरिक थे, कहाँ के? इटली और जर्मनी के नागरिक आंदोलन को कौन दबा दिया? मेटरनिक एक इंसान है ना, दबा दिया। जर्मनी में राष्ट्रवादी भावना को, है ना, मेटरनिक ने दमनकारी कानून कार्ल मार्क्स के आदेश द्वारा दबा दिया। मतलब कि मेटरनिक और जो ऑस्ट्रिया है ये मिलकर इनको आगे बढ़ने का नहीं देता था। जब भी किसी भी तरह की क्रांति होती थी तो मेटरनिक दबा देता था, ऑस्ट्रिया उनको चाँप देता था। ऑस्ट्रिया सोचता था ये दोनों लड़ते रहे और हम इन दोनों से अपना मुनाफा कमाते रहेंगे, यही कारण था। अब देखिए अगले प्रश्न के ऊपर अगर बात करें, जैसे क्वेश्चन 7 है, यह यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? यहाँ पे कह रहा यूरोप में राष्ट्रवाद, नेपोलियन बोनापार्ट, यह भी एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। इन्होंने भी जो भी गलत धारणाएं वाले काम था उनको ये रोके, और जो भी यहाँ पे गलत राजनीतिक वाले पद पे लोग थे उनको भी तोड़कर ये गिराए। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। उत्तर है कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन के आक्रमण ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। आक्रमण मतलब ये युद्ध पर विश्वास करते थे, तलवार पर विश्वास करते थे। कौन? नेपोलियन। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ कि नेपोलियन के आक्रमण ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इटली विजय के बाद नेपोलियन द्वारा इटली को 3 गणराज्यों में, है ना, गठन किया गया। कितने? 3 गणराज्यों में गठन किया गया। 1806 में नेपोलियन जर्मन राइन राज्य संघ का निर्माण किया गया। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जर्मन राइन राज्य संघ का निर्माण कब किया गया? तो 1806 ईस्वी में। कब किया गया? 1806 ईस्वी में। किसने किया था? नेपोलियन ने किया था। आगे है, नेपोलियन ने इटली और जर्मनी के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से निकाल दिया। मतलब पहले से जो इस पर राजा, जो प्रधानमंत्री इस पर शासन करते थे और इनको गुप्त रखा था। तो यहाँ नेपोलियन ने क्या किया कि पहले की जो सीमा रेखा थी इटली और जर्मनी को, उनको तोड़कर एक नया रूपरेखा इनको दिया गया और राजनीतिक रूप से पूरे विश्व में बताया गया कि इटली और जर्मनी भी एक देश है और इनको भी देश की मान्यता दी जाए। ये किसने काम किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि नेपोलियन ने इटली और जर्मनी के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से निकालकर वास्तविक और
राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी का एकीकरण का मार्ग मार्ग प्रशस्त हुआ, मतलब रास्ता खुला। यहाँ अब अगला प्रश्न है 8 नंबर, यह है गैरीबाल्टी के कार्यों की चर्चा करें। तो गैरीबाल्टी भी एक बहुत ही योग्य शासक थे और बहुत योग्य सेनापति थे, लेकिन इनके अंदर भी राष्ट्रवाद कूट कूट कर भरा हुआ था। इनके अंदर किसी भी तरह का इनका वास्तविक निजी निजी अधिकार नहीं था। ये जो भी कार्य करते थे देश के लिए करते थे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न का जो उत्तर है, यहाँ लिखा हुआ कि गैरीबाल्टी पैसे से एक नाविक था, मतलब इनका जो पैसा कमाने का जो साधन था वो नाव था। ये नाव चला चला कर ये क्या करते थे, पैसा कमाया करते थे। लेकिन जब इनके देश में समस्याएं हुई तो गैरीबाल्टी ने भी अपना योगदान दिया। तो यहाँ पे कह रहा है गैरीबाल्टी सिसिली सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर वहां गणतंत्र, गण मतलब लोकतंत्र मतलब शासन की स्थापना किया। गैरीबाल्टी ने जब रोम पर आक्रमण की योजना बनाई, रोम जो है यह अंग्रेजों का एक धार्मिक संस्था है। क्या है, यहाँ पोप बैठा करते थे। जिस तरह से हम लोगों का यहाँ पर पंडित जी होते हैं, है ना, तो उसी तरह से यहाँ पे जर्मनी और इटली में यहाँ पे क्या है, रोम। और रोम पर जब ये आक्रमण की योजना बनाई कौन, गैरीबाल्टी ने, तो यहाँ पे काबूर आ गया। काबूर भी एक व्यक्ति का नाम है। काबूर ने रोम की रक्षा के लिए अपनी सेना भेज दी। इसी बीच गैरीबाल्टी की भेंट किनसे हो जाती है, काबूर से हो जाती है। किनसे, काबूर से हुई, और वह दक्षिणी इटली के जीते गए क्षेत्र विक्टर एनुमल को दे दिया। इस तरह गैरीबाल्टी ने सहयोग से इटली का एकीकरण संभव हो पाया। मतलब कि इटली के एकीकरण में गैरीबाल्टी का भी बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन गैरीबाल्टी, अब सोचिए, इन्होंने अपने जीवन को चलाने के लिए ये अपने नाव चलाना शुरू किया, और नाव चलाकर उनसे जो पैसा होता था उसी पैसे से ये अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन जब देश की बात आई तो इन्होंने अपने देश को एकत्रित करने के लिए, देश को अच्छी तरह से रखने के लिए इन्होंने अपने को क्रांति में समर्पित कर दिया। और फिर यहाँ पे कुछ क्षेत्र को जीतकर, देश को एक कर कर, फिर इन्होंने किसी और को जीते हुए क्षेत्र को समर्पित कर दिया, और इन्होंने फिर अपने प्रारंभिक जो काम था इनका, उसी काम को ये करने के लिए चले गए। आशा करते हैं कि जो ये 4 प्रश्न अभी है, इन चारों प्रश्न को आप अच्छी तरह से समझे होंगे, और इनके 4 प्रश्न और हैं, उनको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तब जाकर ये आपके जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, ये पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा।